ऑन है। इसका सातवां उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाना WTO की एक जिम्मेदारी। और ये चुनौती, ये जो चैलेंज है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोई भी देश डेवलपमेंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। जो ऑक्सीजन एमिशंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस का जो लेवल है, वो अगर कम होता है तो डेवलपमेंट इफेक्ट होगा। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहते हैं कि डेवलपमेंट को कम किया जाए। वैसी स्थिति में पर्यावरण को बचाना एक बड़ी चुनौती है, और वर्ल्ड बैंक की यह जिम्मेदारी है इस चुनौती को सॉर्ट आउट करे, इस चैलेंज को सॉर्ट आउट करे। तो पर्यावरण का संरक्षण एक बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ WTO। अब हम आते हैं WTO का कार्य, यानी फंक्शन ऑफ WTO। विश्व व्यापार संगठन का कार्य, यानी फंक्शन ऑफ WTO। WTO का जो पहला कार्य, WTO का पहला कार्य विश्व व्यापार समझौता। विश्व व्यापार समझौता, यानी वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। अब वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में कई पक्ष होते हैं, जैसे दो देशों के बीच, दो देशों के व्यापार, दो संगठनों के बीच व्यापार, दो संगठनों के बीच और देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर लगातार संगठन की संख्या बढ़ती जा रही है। दो देशों, यानी मान लें कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, या भारत चीन के बीच व्यापार, इसमें दो ही पक्ष शामिल। दो संगठनों के बीच व्यापार, अगर मान लें कि सार्क और आसियान के बीच, आसियान के बीच व्यापार, या फिर एक देश और एक संगठन के बीच व्यापार। अब जैसे भारत का आसियान से व्यापार, आसियान दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह, तो अगर इसका भारत से व्यापार होता है तो एक निश्चित समझौते के साथ व्यापार होना चाहिए। कई देश अपने व्यापार को, अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह की पाबंदियां, कई तरह की बाधाएं खड़ी कर देते हैं। अगर दूसरे देश का सामान अगर हमारे देश में आ रहा है तो भारत के द्वारा अगर उस पर इंपोर्ट टैक्स, अगर आयात कर बढ़ा दिया जाता है, तो भारत में वैसी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और हमारी जो वस्तुएं हैं वो उसकी तुलना में सस्ती होगी, तो उसकी मांग ज्यादा होगी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी वस्तुओं के लिए भी तो दूसरे देश ऐसा कर सकते हैं। हमारी वस्तुएं जब अगर दूसरे देशों में जाएंगी तो वहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटी इतनी अधिक होगी कि हमारी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी।
इसलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और इंपोर्ट टैक्स यानी जो सीमा या कस्टम ड्यूटीज है उसको इस स्तर पर रखना चाहिए जिससे ये व्यापार बाधित या व्यापार रुके नहीं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। और ये तब होगा जब दोनों देश पर एक म्यूचुअल कॉन्सेंट होगा इस एग्रीमेंट के ऊपर। तो विश्व बैंक की जिम्मेदारी है कि ये समझौता जो बहुपक्षीय भी हो सकता है, मल्टी डायलॉग बहुवचनीय भी हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना और इसके साथ साथ उसको कंडक्ट, ये जिम्मेदारी। अगर कोई समझौता हुआ है, अगर कोई एग्रीमेंट है इस तरह का वर्ल्ड लेवल पे, अगर उस एग्रीमेंट में शामिल कंट्रीज या देश या ऑर्गेनाइजेशंस अगर उस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी ये डब्ल्यूटीओ की जिम्मेदारी है कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करे, कहे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करने का भी अधिकार होना चाहिए। अगर किसी प्रकार के एक्शन लेने की अगर ताकत नहीं होगी तो ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा, असरदार नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि विश्व व्यापार संगठन इस प्रकार का डिसीजन को ले। अगर हम इसके दूसरे फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा फंक्शन व्यापार एवं प्रशुल्क यानी टैरिफ। एवं प्रशुल्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान कर, चर्चा के लिए एक मंच यानी एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर। यानी ट्रेड एंड टैरिफ से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो सदस्य देश एक मीटिंग के जरिए, एक कॉन्फ्रेंस के जरिए उस पर चर्चा कर सकते हैं और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ये डब्ल्यूटीओ की जिम्मेदारी है। और ये ट्रेड एंड टैरिफ से संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, एक प्लेटफॉर्म देना जिस पर ये चर्चा हो सके। और जब भी डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती है तो एक ही चीज यानी पर्यावरण, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज। दरअसल कोई भी देश अपने डेवलपमेंट को कम नहीं करना चाहते, कोई भी देश अपने किसानों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर अगर ये अमेरिका में अगर हम देखते हैं, प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा है भारत की तुलना में, एग्रीकल्चर एग्रो प्रोडक्ट्स। अमेरिका कहता है भारत जैसे विश्व ये विकासशील देशों को कि आप किसानों को सब्सिडी मत दीजिए। हमारे किसान इतने सक्षम नहीं है कि अगर उनको सब्सिडी अगर नहीं दी जाती तो कृषि कार्य कर पाए। ब्रिटेन या फिर जो विकसित देश है उनका यह मानना है कि उनकी अगर सब्सिडी दी जाती है तो भारत के या विकासशील देशों के जो उत्पाद होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी सस्ते होते हैं और सस्ते होने की वजह से उनकी मांग ज्यादा होती है। इसलिए विकसित देश ये कहते हैं कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी
अब खत्म। इसके अलावा जीएम सीड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल कर। और बेसिकली भारत के किसान इतने सक्षम नहीं है कि हर साल फसल की बुआई के लिए इतने महंगे बीज वो खरीद सके, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इसको हम टर्मिनेटिंग सीड भी कहते हैं, इसकी सबसे एक फॉल्ट, इसका सबसे बड़ा फॉल्ट है कि इस बीज का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जा सकता है। इससे उत्पादित होने वाली फसल का फिर दोबारा बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जबकि भारत में अधिकांश किसान अपनी उपज का ही एक हिस्सा बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सीड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग सीड्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स निश्चित तौर पर इसमें उत्पादन तो ज्यादा होगा, उत्पादन तो ज्यादा होगा, लेकिन इसका बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यानी हर वर्ष अपनी फसलों के लिए नए बीज खरीदने होंगे, और ये बीज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी तैयार करेगी, तो स्वाभाविक है कि उसकी कीमत भी वही तय करेगी जो इस प्रकार के बीज, इस प्रकार के सीड तैयार करेगी। क्या हमारे देश के किसान इतने सक्षम हैं? क्या हमारे देश के किसानों की इतनी आय है कि वो हर साल इतने महंगे बीज खरीद सके? जबकि विकसित देशों की ये रणनीति रही है कि इन बीजों का एक विश्व बाजार स्थापित है, यानी भारत हमारे बीज कंपनियों के बनाए हुए बीज खरीदे, यानी बीज का एक वर्ल्ड वाइड मार्केट है और उस पर विकसित देशों का राज है। विकासशील देश हमेशा इसका विरोध करते हैं, नहीं, हम किसानों को सब्सिडी देंगे। नतीजा ये हुआ कि आज तक इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बनता, और ना ही आपका पर्यावरण पर कोई आम सहमति बनती हुई दिखाई पड़ती, क्योंकि कोई भी देश अपने डेवलपमेंट को कम करना नहीं चाहता है। अगर कार्बन का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ कार्बन, ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए, कार्बन, इसका एमिशन अगर कम करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट होगा, और प्रोडक्शन इफेक्ट होगा तो देश की इकोनॉमी इफेक्ट होगी। इसलिए कोई भी देश ऐसा नहीं चाहता, और विशेषकर विकासशील देश, भारत जैसे देश जो अभी विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपिंग प्रोसेस में अभी आगे बढ़ रहे हैं, जबकि विकसित देश तो एक विकास के स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगर वो अपने प्रोडक्शन को कम करते हैं तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना विकासशील देशों पर पड़ेगा। इसलिए ये विश्व बैंक की जिम्मेदारी है कि ट्रेड एंड टैरिफ से संबंधित अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए एक मंच प्रदान करे, उस पर चर्चा हो, क्योंकि चर्चा से ही इस विषय का समाधान किया जा सकता है। अब हम तीसरे इसके कार्य की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा कार्य है, सदस्य देशों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, सदस्य देशों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसे सॉर्ट आउट करना भी WTO की जिम्मेदारी है। और इस विवाद के निपटारे यानी डिस्प्यूट से जो संबंधित प्रोसेस है उसको प्रकाशित करना, उस प्रक्रिया और नियमों के बारे में बताना, और उनके बीच विवादों को सुलझाना, क्योंकि आपसी विवाद से विश्व व्यापार प्रभावित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो कि अगर दो देशों के बीच किसी प्रकार का विवाद होता है
तो उन विवादों को सुलझाने में वो मदद करे। अब हम नेक्स्ट इसके फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन, अगर नेक्स्ट फंक्शन देखें तो व्यापार नीति की समीक्षा प्रक्रिया, व्यापार नीति की समीक्षा, व्यापार नीति की समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करना, प्रक्रिया से संबंधित नियमों प्रावधानों को लागू करना। यानी हर देश अपनी अपनी व्यापार नीति स्वतंत्र व्यापार नीति का वो निर्माण करते हैं, स्वतंत्र व्यापार नीति तैयार करते हैं। तो ये व्यापार नीति ऐसी होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड ट्रेड को भी प्रमोट करे। ये व्यापार नीति संरक्षणवादी नहीं होनी चाहिए। एक देश के व्यापार को, सिर्फ उसी देश के व्यापार को बढ़ाने वाली पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होती है तो डब्ल्यूटीओ की जिम्मेदारी है कि उसकी समीक्षा करे और उस नीति में अगर कोई ऐसी पॉलिसीज है, ऐसा कोई नियम है जो कि विश्व व्यापार को बाधित करती है, उसे हटाए जाने की सिफारिश वो कर सकती है और उससे संबंधित नियमों और प्रावधानों को वो लागू करे। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व के संसाधनों का, विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, जिससे विश्व व्यापार को बढ़ाया जा सके, जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके, जीवन स्तर गरीबी को दूर किया जा सके, बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान हो सके। ये बेहतर एक समन्वय हो ताकि हम इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। इसके अतिरिक्त आर्थिक निर्माण, आर्थिक नीति निर्माण में, यानी वैश्विक स्तर पर कोई आर्थिक नीति निर्माण किया जा रहा है या उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए या उसमें सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेट करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD को सहयोग कर ये WTO का मेन फंक्शन। अब WTO के अंतर्गत कुछ समझौते किए गए, यानी यहाँ पर आर्थिक नीति निर्माण या उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए, आर्थिक नीति निर्माण और उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए IMF
और IBRD को कोऑपरेट करना, उन्हें सहयोग प्रदान करना, ये WTO की मुख्य जिम्मेदारी। अब इस WTO के अंतर्गत जो समझौते किए गए, WTO के अंतर्गत जो समझौते किए गए, के अंतर्गत जो समझौते किए गए, जो समझौते किए गए, उसे 6 भागों में बांटा, 6 भागों में बांटा गया। पहला समझौता था, यानी पहला समझौता जिसके आधार पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, इसके आधार पर विश्व व्यापार की स्थापना की गई। यानी पहला समझौता जिसके आधार पर विश्व व्यापार की स्थापना की, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की, यानी WTO की स्थापना की। दूसरा समझौता वस्तु एवं निवेश, दूसरा दूसरा समझौता वस्तुएं एवं निवेश, यानी गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट, वस्तुओं एवं निवेश से संबंधित समझौता किया। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसमें हमें इसे ट्रिम्स कहते हैं, यानी ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिम्स यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जिसमें वस्तु और निवेश से संबंधित समझौते किए गए। तीसरा है सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य यानी एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विस, जबकि ये वस्तु और निवेश से संबंधित समझौता। ये तीसरा समझौता है, सेवाओं पर एक जनरल एग्रीमेंट, यानी सेवाओं के व्यापार पर
एक जनरल एग्रीमेंट बनाया गया। चौथा है बौद्धिक संपदा, यानी इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसे ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, ट्रिप्स। यानी बौद्धिक समझौता, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा यानी अगर कोई व्यक्ति किसी नई तकनीक की खोज करता है तो निश्चित तौर पर उस तकनीक का उपयोग व्यवसायिक स्तर पर किया जाता है, यानी कमर्शियल लेवल पे किया जाता है। इससे अरबों की आमदनी होती है। तो जिस व्यक्ति ने ये तकनीक की खोज की है उसे भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। यानी ये बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो भी संरक्षित डब्ल्यूटीओ द्वारा किया जाता है। यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा का संरक्षण किस प्रकार हो, बौद्धिक संरक्षण इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जिन्होंने इसकी खोज की है, जिन्होंने ये तकनीक बनाई है, उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तभी आगे भी नई नई तकनीकों के लिए लोग इंस्पायर्ड होंगे। तो ये जरूरी है, इससे संबंधित भी एक समझौता किया गया और जिसे कहा गया ट्रिप्स। इसका संबंध इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। इसके बाद है विवादों को सुलझाना, विवादों को सुलझाने से संबंधित समझौता, विवादों को सुलझाने संबंधी समझौता, यानी एग्रीमेंट ऑन सॉर्ट आउट ऑफ डिस्प्यूट। और छठा है देशों की व्यापारिक नीति, देशों की देशों की व्यापारिक नीति की व्यापारिक नीति की समीक्षा करें। ये 6 समझौते, 6 एग्रीमेंट, यानी पहला एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट जिस पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। दूसरा एग्रीमेंट गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, जिसे हम ट्रिम्स कहते हैं, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। चौथा सेवाओं पर, यानी एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ सर्विस। पांचवा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर एक एग्रीमेंट है, द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, यानी व्यापार से संबंधित जो बौद्धिक संपदा है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसके बाद जो पांचवा है विवादों से संबंधित, विवादों से संबंधित समझौता। और छठा देश की व्यापारिक नीति की समीक्षा से संबंधित समझौता। यानी वर्ल्ड बैंक यानी डब्ल्यूटीओ ये जिम्मेदारी है कि देशों की व्यापारिक नीतियों की समीक्षा करें और इसमें अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जो विश्व व्यापार को बाधित करती हो, विश्व व्यापार को नुकसान पहुंचाती हो, वैसे प्रावधानों को हटाए जाना या हटाने के लिए मजबूर करना या देशों को तैयार करना भी डब्ल्यूटीओ की एक जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार डब्ल्यूटीओ एक वॉचडॉग के रूप में कार्य कर रही है और ये सफलतापूर्वक अब तक अपने कार्यों को कर पाई है। लेकिन
कुछ मामलों में अभी भी उन स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जहां इसे पहुंचना चाहिए, विशेषकर इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर। एक आम सहमति बननी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को संरक्षण भी मिलना चाहिए, क्योंकि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो ये था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्रीमेंट किए गए उनका विश्लेषण। तो इस प्रकार वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आज विश्व की एक महत्वपूर्ण संस्था है। भले ही ब्रेटन वुड्स में इसकी नींव पड़ी, लेकिन आज ये संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनिट नहीं है, ये एक स्वतंत्र इकाई है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि व्यापार के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आज का क्लास मैं यही कंक्लूड करता हूं।